नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के राजनीतिक विज्ञान के 5वें अध्याय समकालीन विश्व में सुरक्षा के इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है समकालीन विश्व में सुरक्षा, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है सुरक्षा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सुरक्षा शब्द में सुरक्षा का जो अर्थ है वो है खतरे से आज़ादी। जहाँ पे देखते हैं हम हर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए जो खतरे हैं उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की डेफिनेशंस हैं। ये जो सुरक्षा है, किस तरह के खतरों से सुरक्षा है? गंभीर खतरों से, जिनके यदि उपाय अगर हम नहीं करते हैं तो मानव के केंद्रीय मूल्य पर क्षति होगी, उनकी लाइफ जो है वो डेंजर में आ जाएगी। तो ये इस तरह की सुरक्षा है जो कि किसी भी देश के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमने सुरक्षा की डेफिनेशन देखी और इसमें आगे है सुरक्षा के प्रकार। और इसका पहला प्रकार है पारंपरिक धारणा, और पारंपरिक धारणा के अंतर्गत आपका आएगा बाहरी सुरक्षा। इस धारणा का संबंध किस तरह की सुरक्षा से है? राष्ट्र की सुरक्षा से, जिसमें सैन्य खतरे को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। जैसे मान लो कोई दूसरा देश है, वो किसी अन्य देश की अखंडता या स्वतंत्रता या फिर उसकी संप्रभुता, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनका केंद्र मूल्य होती है किसी भी कंट्री के लिए। इस तरह की चीज़ों पर यदि किसी अन्य देश द्वारा खतरा क्रिएट किया जाए, जिसमें सिर्फ सैन्य शक्ति को ही आहत ना पहुंचे, या बल्कि देश की जनता भी प्रभावित हो या उनके प्राण भी खतरे में आ जाए, तो इसके अंतर्गत इस तरह का खतरा शामिल किया जाता है। इस सिचुएशन में, किस सिचुएशन में? जब कोई देश दूसरे देश पर उसकी अखंडता, स्वतंत्रता या संप्रभुता पर आंच लाने जैसी हरकतें कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर देश के पास, जो पीड़ित देश है, उसके पास तीन रास्ते होते हैं। फर्स्ट तो वो आत्मसमर्पण कर दे, और सेकंड है कि जो दूसरी कंट्री है उसकी बात मानकर अपनी हार स्वीकार कर ले, या फिर जो हमलावर देश है उसको उसका डटकर सामना करे और उस देश को पराजित कर दे और जीते। इसमें अगला पॉइंट है परंपरागत सुरक्षा जो नीति है, इसमें अपने आसपास के देशों को देखकर ये आकलन करना पड़ता है कि मान लो कि कौन सा देश छोटा है और कौन सा बड़ा है, उस हिसाब से अपने जो शक्ति है उसको बढ़ाना या कम करना पड़ता है। कि अगर छोटा राष्ट्र है तो अपनी शक्ति को कम करना पड़ता है, बड़ा राष्ट्र है, ताकतवर राष्ट्र है, तो अपनी शक्तियों को और बढ़ाना पड़ता है। इसको क्या कहा जाता है? शक्ति संतुलन। अगला हमारा पॉइंट है कि कुछ टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि जो मजबूत राष्ट्र होते हैं या मजबूत जो देश होते हैं, वो यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो उतने पावरफुल नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है उनमें, और वो सामने वाले देश पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन जो उतने मजबूत राष्ट्र नहीं है, उनको इसके बावजूद भी अपनी ताकत को बढ़ाते रहना चाहिए और अपनी बाहरी सुरक्षा को बढ़ाते रहना चाहिए। इसी बढ़ावे को क्या कहा जाता है? शक्ति संतुलन कहा जाता है। किसी भी देश की जो बाहरी सुरक्षा है वो खतरे में होने का क्या कारण हो सकता है, इसके क्या रीजंस है? तो पहला रीज़न तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कमी है, और ऐसा संगठन नहीं है हमारे पास जो देश के व्यवहार को समझकर और निष्पक्ष जो है निर्णय ले, निष्पक्ष जांच करे और फिर डिसीजन ले। किसी भी देश में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार का गठन किया जाता है, और वैश्विक पटल पर अगर देखें तो ऐसी कोई भी सर्वोपरि शक्ति हमारे पास है नहीं। संयुक्त राष्ट्र, आप कहेंगे कि हाँ हमारे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, लेकिन आज के समय में ऐसा देखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है? अपने सदस्य देशों को की ही बात सुनता है, उन्हीं का दास बनकर रह गया है। और विश्व के जितने भी देश हैं वो आज के समय में सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं और अपनी सुरक्षा खुद करते हैं। अगला है पारंपरिक धारणा के अंतर्गत ही, अभी हमने बाहरी सुरक्षा पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आंतरिक सुरक्षा। पारंपरिक धारणा का जो रिश्ता है किससे है? आंतरिक सुरक्षा से, कि देश के अंदर की सुरक्षा किस तरह से हम उसको देख रहे हैं, उस व्यवस्था को किस तरह देख रहे हैं। तो पास्ट की अगर हम बात करें, सन 1945 में ऐसा हो गया था कि यूएसए
और सोवियत संघ अपने देश के जो भीतर से हैं, ये दोनों देश पूरी तरह से संपन्न थे, शांति संपन्न थे। किसी तरह का कोई खतरा, इंटरनली कोई खतरा इनको उस टाइम पर नहीं फील हुआ। इसी कारण इन देशों ने अपनी बाहरी खतरों पर ही ज़्यादा ध्यान देना केंद्रित कर दिया। इसी बात पर ज़्यादा ध्यान दिया गया कि बाहरी सुरक्षा किस तरह से मेंटेन की जा सकती है। तो 1946 से लेकर 1991 तक जो है, इन राष्ट्रों में गृह युद्ध बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में होने लगे। इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ गई, जो कि क्या था, 200 सालों में सबसे अधिक था। मीन्स रिकॉर्ड तोड़ गृह युद्ध हुए। इसके बाद से ही जो देश थे, उनके लिए आंतरिक सुरक्षा भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हो गई जितनी बाहरी सुरक्षा थी। ठीक है, इसके बाद से क्योंकि गृह युद्ध बहुत ज़्यादा सर पर होने लगे थे 1946 से 1991 के बीच में, तो बाहरी के साथ साथ इन्होंने अपनी आंतरिक सुरक्षा को भी उतना ही महत्वपूर्ण बना दिया। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, अब ये पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला है अवरोध। ये डेफिनेशन के फॉर्म में एग्जाम्स में आ जाता है, तो थॉरोली एक बार इसको पढ़ लेना चाहिए। इसके अंतर्गत आ जाएगा कि युद्ध की संभावना को जितना हो सके कम करने का प्रयास किया जाए। इसको अवरोध कहते हैं, कि कोशिश की जाए कि शांति से सारी चीज़ें हैंडल हो सके। और गठबंधन, इसमें क्या होता है कि कई देशों का जो सैन्य गठबंधन है वो बनाया जाता है। जैसे एक दो देश जो है वो अपनी मिलिट्री को एक साथ एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि ये युद्ध की स्थिति में एक दूसरे के साथ खड़ी हो सके। यह सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में से एक है। इसमें क्या है, कई देश मिलकर एक देश की बाहरी खतरों से बचाने का प्रयास करते हैं। 2-3 कंट्रीज मिलकर जो है दूसरे देश को बचाने की कोशिश करती है। थर्ड पॉइंट है रक्षा। इस तरीके में खुद को हमलावर देश से बचाए रखना, युद्ध को सीमित कर देना जैसे तत्व शामिल है। डिफेंस कहेंगे इसको, कि अपने आप को सामने वाली कंट्री से डिफेंड करना, बचाना, रक्षा करना। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन। अभी हमने पढ़ा था कि पड़ोसी देश को जितनी अतीत में लड़ाई हो चुकी है, हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि कंट्रीज की फ्यूचर में, पास्ट में कितनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, या उनसे अगर संबंध खराब है, तो इस स्थिति में जो है शक्ति संतुलन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान लो कोई हमारे बहुत नज़दीक है कंट्री, और उस सिचुएशन में, और नज़दीक भी है और वो ताकतवर भी है, तो इस सिचुएशन में शक्ति संतुलन जो है वो बहुत अनिवार्य चीज़ हो जाती है। और ये शक्ति संतुलन बनाने के लिए देश को अपनी सैन्य शक्ति को जो है इंक्रीज करना होता है, बढ़ाना होता है। अगला हमारा पॉइंट है सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा। इस अवधारणा के अंतर्गत क्या आएगा, सैन्य खतरों के साथ मानवता पर भी खतरे को इसमें काउंट किया जाता है। इसमें मानवता की सुरक्षा को ही विश्व की रक्षा माना जाता है। कोई भी कंट्री है, उसके जितने भी नागरिक हैं, उनकी रक्षा का मतलब ही है मानवता की सुरक्षा, और मानवता की सुरक्षा में ही विश्व की सुरक्षा समाई गई है। इस अवधारणा को इसके अंतर्गत रखा गया है। राज्य की सुरक्षा और जनता की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। कोई राज्य, राज्य यानी कि देश, और उस देश में रहने वाली जनता, मीन्स बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की सुरक्षा एक दूसरे को पूरा करने का काम करती है। लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता। ठीक है, अगर किसी कंट्री की जो जितने भी नागरिक हैं वो सुरक्षित है, इट डजंट मीन कि वो कंट्री जो है बाहर से भी सुरक्षित है। इसमें हम आम जनता की सुरक्षा को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अगर हम भारत की ही बात करें, तो यहाँ पर भारत के हर एक नागरिक की सुरक्षा को पूरा इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसमें प्रथम लक्ष्य क्या होता है, जनता, कि जनता को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। विश्वव्यापी खतरे जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद, महामारियां हैं, एड्स हैं, इस तरह की बीमारियां हैं, इससे विश्व की जनता का जितना हो सके उतना बचाव, किसी भी राज्य को इन समस्याओं से बचाव अकेले करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, 1990 में क्या किया गया, विश्व सुरक्षा की ज़रूरत उभरी। तो इस टाइम पे क्या,
यूएन के जो महासचिव थे कोफी अन्नान, उन्होंने व्यक्तियों को देश की आंतरिक हिंसा से दूर रखना ही जो है मानवता की सुरक्षा बताया। क्या कहा कि जो आंतरिक हिंसाएं हैं देश में, जो गृह युद्ध वगैरह होते हैं, उस सब सिचुएशन में व्यक्तियों की, देश के नागरिकों की किस तरह से सुरक्षा की जा रही है, यही मानव सुरक्षा का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा अगला पॉइंट है सहयोगात्मक सुरक्षा। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, सहयोग करते हुए अपने देश की, अपने अपने देशों की सुरक्षा करना। तो इसमें फर्स्ट है निरस्त्रीकरण। युद्ध के समय में निरस्त्रीकरण का अर्थ है कुछ घातक किस्म के हथियारों के इस्तेमाल से बचना, जैसे कि परमाणु हथियार, जिसका इफेक्ट किसी भी कंट्री पर बहुत टाइम तक रह जाता है। और 1972 में क्या हुआ था, जैविक हथियार संधि हुई, 1992 की रासायनिक हथियार संधि। इसके माध्यम से जो घातक हथियार हैं उनको रखना देश, किसी भी देश के लिए वो है बैन करा दिया गया, जिस पर 1972 में ही जैविक हथियार संधि जो हुई थी उस पर 155 देशों ने साइन किए। और 1992 के समय में जो रासायनिक हथियार संधि हुई थी उस पर उसी समय पे 181 देशों ने साइन किए थे। और जो हमारी विश्व शक्तियां थी उस समय की, दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ, इसके बजाय उन्होंने किस पर साइन किए थे, अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया था। यानी कि इन दो संधियों पर, यानी जैविक हथियार संधि और रासायनिक हथियार संधि, इन दोनों संधियों पर अमेरिका और सोवियत संघ ने साइन नहीं किए थे। अगला हमारा पॉइंट है अस्त्र नियंत्रण। इस टाइम पे क्या हुआ था, 1972 में जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि थी उसके थ्रू अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों महाशक्तियों को जो ये बैलिस्टिक मिसाइल संधि के थ्रू रक्षा कवच बना लेते थे वो बनाने से रोका गया। इसके तहत क्या हुआ कि हथियारों को विकसित करने और उनका इस्तेमाल करने के लिए कड़े कानून, ऐसे कड़े कानून बना दिए कि इस तरह के हथियार बने ही ना। अमेरिका ने अस्त्र नियंत्रण की कई संधियों पर साइन किए हैं, जिसमें कि परिसीमन संधि 2 यानी सॉल्ट 2, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी, इन तीनों संधियों पर अमेरिका ने हस्ताक्षर किए। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन देशों ने 1967 से पहले परमाणु हथियार बनाकर उनका परीक्षण कर लिया था उनको ही केवल जो है इस तरह के हथियार यानी परमाणु हथियार रखने की अनुमति प्रदान की गई थी। अगला हमारा पॉइंट है खतरे के नए स्रोत। तो खतरे के नए स्रोत में आ जाएगा आतंकवाद, मानवाधिकारों का हनन, गरीबी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिसके अंतर्गत वैश्विक महामारियां लाइक कोविड, एड्स, बर्ड फ्लू, टीबी, मलेरिया, इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं। आतंकवाद हम सभी जानते हैं क्या है, इसमें मानव द्वारा मानव को जानबूझकर हानि पहुंचाई जाती है, उनकी जान ले ली जाती है। इसमें सबसे बड़े स्तर पर मानव को खतरा है। एज एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 2001 में अमेरिका में जो आतंकवादी हमला हुआ अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उसके बाद जो है आतंकवाद को विश्व स्तर पर बहुत बड़ा झटका लगा और इसके बाद से ज़्यादा लोगों का ध्यान आतंकवाद पर गया और वैश्विक स्तर पर अमेरिका जैसे बड़े देशों ने भी आतंकवाद के खिलाफ बोलना शुरू किया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मानवाधिकार। मानवाधिकार के अंतर्गत 3 अधिकार आएंगे, राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक मानवाधिकार जिसमें अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी, ये वाले अधिकार शामिल होंगे। दूसरी कोटि में आएंगे आर्थिक और सामाजिक अधिकार और तीसरी कोटि में आएंगे उपनिवेशीकृत जो जनता है उनके अधिकार, मूलवासियों के अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो 1990 से ही क्या हो रहा है, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो समवेयर मानवाधिकारों के हनन के एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स हैं। तो पूर्वी तिमोर में इंडोनेशिया की सेना का रक्तपात होना, इंडोनेशिया की सेना का लोगों पर हमला करना, कुवैत पर इराक का हमला, इस तरह के जो मानवाधिकारों के हनन मामले हैं उसमें ये चैप्टर क्वेश्चन कर रहा है कि क्या यूएन को दखल देना चाहिए या नहीं। तो घोषणा पत्र के आधार पर ये देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय समाज को यह अधिकार है कि वे मानवाधिकारों के लिए अपने हथियार भी उठा सकते हैं। तो मानवाधिकार इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है आज के टाइम पे।
हमारा अगला जो खतरा है वो है गरीबी। इस समय विश्व में गरीबी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ती जा रही है और इसका क्या कारण है? जनसंख्या में वृद्धि। इस समय विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? 760 करोड़, जो कि माना जाता है कि 21वीं शताब्दी तक 1000 करोड़ तक पहुंच सकती है। और जो इस समय विश्व की कुल जनसंख्या है उसका 50% कौन कौन सी कंट्रीज में रहता है? भारत में, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया और इंडोनेशिया में। गरीबी के कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है? तो जो आय कम, जिन देशों की आय कम है उन देशों की जो जनसंख्या है उसमें तेज वृद्धि होती है और उन देशों को और भी ये चीज़ क्या है, गरीब करता जा रही है। वहीं जो उच्च आय वाले देश हैं उन देशों में देखा गया है कि जो जनसंख्या है वो कम होती है और इसीलिए वो कंट्रीज रिच होती हैं। ये असमानता ही तो है जो उत्तरी गोलार्ध को और दक्षिणी गोलार्ध को एक दूसरे से अलग करती है। इस समय में आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा संघर्ष गरीबी के कारण कौन से देश कर रहे हैं? अफ्रीका के जो दक्षिणवर्ती क्षेत्रों में क्षेत्रीय देश हैं, जो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गरीबी बनी हुई है। विश्व में बढ़ रहा है ये खतरे का अगला पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिसमें कि आ जाएगा HIV, एड्स, बर्ड फ्लू जैसी महामारियां। और ये वैश्विक स्तर पर फैल क्यों रही है? इसका कारण क्या है इस तरह की महामारियों का फैलने का? तो सबसे पहला है अप्रवास, व्यवसाय और पर्यटन और सैन्य अभ्यास, एक देश से दूसरे देश में लोगों का आवागमन। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि बीमारियां एक देश से दूसरे देश में जा रही हैं। और ये जो बीमारियां हैं इनको रोकने में सफलता असफलता का पूरा सीधा सीधा प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर पड़ता है। अब हमारा अगला पॉइंट है कि भारत की सुरक्षा नीति क्या है? भारत की क्या रणनीतियां हैं अपने देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए? तो सबसे पहला है अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना। भारत पर आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान और चीन द्वारा हमले हुए हैं। पाकिस्तान ने भारत के साथ कब कब युद्ध किया, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भारत और दक्षिण एशिया के साथ परमाणु संपन्न राष्ट्र है। सबसे पहला परमाणु संपन्न राष्ट्र भारत बना। अपने 1998 में किए गए जो परमाणु परीक्षण को सही बताते हुए सरकार ने क्या कहा कि ये जो परमाणु परीक्षण हुआ है वो सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया? 1974। ये सेकेंड वाला बताया है कि सेकेंड टाइम जब किया तब बताया कि सुरक्षा के लिए अनिवार्य है परमाणु परीक्षण का करना। तो 1998 में हुआ दूसरा, 1974 में हुआ भारत का पहला परमाणु परीक्षण। अगला पॉइंट है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने की हर समय प्रयास करता रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूती देने के लिए पहल करता है हमेशा। इसमें एग्जाम्पल देके देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या किया था, उपनिवेशवाद निरस्त्रीकरण के प्रयास उस समय में किए। और एक और पॉइंट है, वैश्विक स्तर पर एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसको क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। 1997 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए, जिसका मेन मकसद क्या था कि जो वैश्विक ताप वृद्धि में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, उस उत्सर्जन को कोशिश की जा रही है कि भारत की साइड से वो उत्सर्जन कम हो, और इसके लिए भारत ने दिशा निर्देश भी जारी किए थे। अगला हमारा पॉइंट है जो देश की आंतरिक सुरक्षा है, जो हमारे स्टेट्स के अंदर जो गृह युद्ध जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इस सब से बचने के लिए भारत ने क्या किया, जो कश्मीर और पंजाब जैसे प्रदेश हैं वहाँ पे उग्रवादियों को उस तरह की सिचुएशंस में ऐसे स्टेट्स से जो सेंसिटिव स्टेट्स हैं यानी कि नागालैंड, कश्मीर, पंजाब, इनसे दूर रखने की कोशिश करी और लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करने को हमेशा प्रायोरिटी दी। और विभिन्न समुदाय, जितने भी हमारे देश में बहुत सारे समुदाय रहते हैं, उनको अपनी अपनी बात सामने रखने के लिए कहा और सत्ता में भागीदारी देने का भी मौका प्रदान किया। अगला प्रयास है भारत सरकार का कि अर्थव्यवस्था का विकास किया जाए और नागरिकों के जो बीच आर्थिक असमानता बढ़ गई है उसको कम करना। किसके थ्रू? सरकार ने जो नियोजित विकास की रणनीति अपनाई है उसके थ्रू। और एक लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने देश में आर्थिक और सामाजिक विकास को एक साथ लेकर आगे बढ़ना। अभी भी
हमारे देश में इस क्षेत्र में प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि भारत आज भी गरीब देश है और जो लोकतांत्रिक सरकार है वो हमेशा से ही गरीबों को समुचित सुअवसर प्रदान करने की कोशिश में रहती है, उन्हें हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह के इम्पोर्टेंट नोट्स हर चैप्टर के प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।